है जहाँ की ग्रामीण अंचल में तो कार्य हो सकेंगे, लेकिन जो हमारे शहरी क्षेत्र में है, आज के दिन में जो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, लगभग इसी प्रकार की का लॉकडाउन की स्थिति रेड जोन के शहरी इलाकों में रहेंगे। कंटेनमेंट जोन अगर कहीं भी है तो कंटेनमेंट जोन के लिए सख्त मानक रखे गए हैं, जैसे कि उसका पेरीमीटर कंट्रोल होगा। जो एरिया हम कंटेनमेंट जोन के रूप में डिफाइन कर रहे हैं उसके अंदर कोई नहीं आएगा आवश्यक सेवाओं के अलावा, और उसी तरह से कोई बहुत ही ज़रूरी हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो वहाँ से भी निकलना संभव नहीं होगा। वहाँ पे सर्वेलेंस का कार्य, माना कोई इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या वो कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अगर कोई व्यक्ति का है तो इनको जो इनकी वहाँ पे सर्वेलेंस किया जाएगा, निगरानी की जाएगी, और वहाँ पे जहाँ आवश्यक है वहाँ पे जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं उसके हिसाब से टेस्टिंग का कार्य भी वहाँ पर किया जाएगा। इस समय जो स्टेट की पोजीशन है, जो मोटा मोटा मानक जिस पे भारत सरकार निर्धारित करते हैं कि किस राज्य में किस प्रकार की जो प्रगति हो रही है, उसमें एक जो डबलिंग होती है उसका रेट क्या है, यानी कि आज अगर संख्या 1 है तो कितने दिनों में वो 2 हो जाएगा और 2 से वो 4 हो जाएगा, और इससे जो है वो बीमारी कितनी तेज गति से कहीं पर किसी एरिया में फैल रही है, वो उसका एक पैमाना होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना है। तो इस पैमाने के आधार पे उत्तराखंड राज्य आज के दिन में लगभग 29 दिन में कर रहा है, और ये समझिए कि देश में अग्रणी जो राज्य हैं उनमें उत्तराखंड की जो स्थिति है, डबलिंग का जहाँ तक प्रश्न है उसमें है। जो आज सुबह तक अभी लेटेस्ट जो जानकारी है कि उत्तराखंड में 59 केसेस आए हैं। कल जब आप लोगों को बताया गया होगा उस समय 57 केस थे। कल रात में एम्स के एक डॉक्टर वो पॉजिटिव टेस्ट हुई हैं, और सिमिलरली आज एक और व्यक्ति जो एक ट्रक का ड्राइवर था, और उस ड्राइवर में एक व्यक्ति जो आए थे उधम सिंह नगर, वो पॉजिटिव टेस्ट हुए थे। उस ट्रक के ड्राइवर को भी पॉजिटिव पाया गया है। तो आज के दिन में इस समय तक 59 केसेस हैं, और इन 59 केसेस में आज के दिन में एक्टिव केस 19 आज के दिन में एक्टिव केस हैं। तो आउट ऑफ लेटर से 19 केस हैं, तो हमारा परसेंटेज 60% से ऊपर है, और ये भी एक काफ़ी संतोषजनक जो स्थिति है उसमें इस समय हम लोग हैं। जैसा आपको पता है कि एक डेथ भी दुर्भाग्यवश हुई थी। पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल था, यद्यपि कोविड जो एम्स में उनका इलाज हुआ था, और एम्स के डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट दी है उससे कोविड से तो उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन वो कोविड से भी ग्रसित थी और उनका कुछ सीरियस जो बीमारी थी इसके वजह से उनका दुर्भाग्यपूर्ण निधन हुआ था। ये तो पहला केस हमारे यहाँ यही है। राज्य सरकार ने लिए हैं उन निर्णय में प्रमुख रूप से 4 तारीख से जो हमारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, भारत सरकार के ऑफिसेज हैं, और जो राज्य सरकार के ऑफिसेज हैं, इन सभी ऑफिसेज को सामान्य रूप से 10 बजे से 4 बजे तक, तो दुकानें भी 10 से 4 बजे खुलेंगी, ऑफिसेज भी 10 से 4 बजे खुलेगा, सचिवालय 9:30 बजे से 4 बजे तक। कर दो जी, ग्रीन जोन की बात कर रहे हैं आप, कौन सी जोन? नहीं, वो हम आपको बताएंगे उसका। तो सामान्य रूप से हमने कहा कि हमारा जो अभी तक 7 बजे से 1 बजे तक का समय था, अब उसे हम 7 बजे से 4 बजे तक एक्सटेंड कर रहे हैं, और उसमें ये एडिशनल चीज़ें जो पहले नहीं थीं, अब हम ये एडिशनल चीज़ें भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जहाँ तक सरकारी ऑफिसेज का प्रश्न है, सरकारी ऑफिसेज ग्रीन जोन में सभी ऑफिसेज खुलेंगे, जिसमें
ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारी 100% उपस्थित रहेंगे, लेकिन ग्रुप सी और डी के हमारे जो कार्मिक हैं वो 50% वहाँ पर अपनी उपस्थिति देंगे। यहाँ पर एक विशेष बात का ध्यान ये रखा गया है कि जो हमारे महिला कार्मिक हैं, अगर गर्भावस्था में हैं या उनका कोई बच्चा 10 वर्ष से कम आयु का है, तो उसे अपरिहार्य परिस्थिति अगर न हो तो उन्हें कार्यालय में इस समय हम लोग नहीं बुलाएंगे, इस प्रकार का निर्देश दिया गया है। उसी प्रकार अगर कोई कार्मिक हमारे 55 साल से अधिक उम्र के हैं या कोई गंभीर बीमारी से कोमॉर्बिडिटी की अगर स्थिति है, तो ऐसे कार्मिकों को भी अपरिहार्य परिस्थिति ना हो तो उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। इस प्रकार का डायरेक्शन दिया गया है। अब जहाँ तक ग्रीन, ऑरेंज और रेड कैटेगरी के जो हमारे ऑफिसेज हैं, जनपदों में जो हमारे ऑफिसेज हैं, इनमें 100% जो फिर वही क्लास 1, क्लास 2 या ग्रुप ए, ग्रुप बी के अधिकारी, कर्मचारी, अधिकारीगण उसमें उपस्थित होंगे। जहाँ तक दूसरे संवर्गों का प्रश्न है, चाहे वो ग्रुप 3 हो या 4 हो, वहाँ पर पहले सप्ताह 33% उपस्थित होंगे रोस्टर के हिसाब से। वहाँ के जो सचिव, प्रमुख सचिव या विभागाध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष, वो आपस में रोस्टर तय करेंगे कि कौन से कर्मचारी को किस दिन बुलाना है। लेकिन पहले सप्ताह हम 1/3 जो लोअर मतलब ग्रुप 3, ग्रुप 4 के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको बुलाएंगे। ग्रुप ए, ग्रुप बी के या क्लास 1, क्लास 2 के जो ऑफिसर्स हैं वो पूरी संख्या में उपस्थित रहेंगे। जैसा हमने बताया कि जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनके लिए हमने जो छूट दी है वो छूट रहेगी। जैसे महिला कार्मिक के लिए या कोई जो थोड़ा सा ज़्यादा उम्र के हैं या कोई कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों के लिए ये छूट दी गई है। जहाँ तक, एक मिनट जरा बता दें, एक सप्ताह के पश्चात हम स्थिति का रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद अगर स्थिति जो हमें लगती है कि ये उचित है, तो ये 33% जो स्टाफ का हमने किया हुआ है इसको हम बढ़ाकर 50% करेंगे। तो ये दफ्तरों का है कि 4th से दफ्तर खुलेंगे, जिसमें जो क्लास 1, क्लास 2 के ऑफिसर्स ये उपस्थिति देंगे। जहाँ तक हमारे शैक्षिक संस्थाएं हैं, वहाँ पर वो चूँकि बंद हैं, तो वहाँ के लिए ये कहा गया है कि सामान्य रूप से वहाँ पे शिक्षकों को या स्टाफ को नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन कोई बहुत आवश्यक कार्य है जिसके लिए अगर किसी को बुलाना अपरिहार्य होता है तो उन्हें वहाँ से बुलाया जाएगा। जो आप लोगों को बताना आवश्यक है कि भारत सरकार ने जो हमारे उत्तराखंड के लोग देश के अन्य भागों में इस समय फंसे हुए हैं, स्ट्रैंडेड हैं, और उसी तरह से हमारे राज्य के विभिन्न जनपदों में लोग फंसे हैं, उत्तराखंड के एक ज़िले से दूसरे ज़िले के बीच में फंसे हुए हैं। तो इनके संबंध में भी एक SOP, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर क्या होगा, वो निर्धारित कर दिया गया है। बसों से लोग लाए जाएंगे, तो वो बसें किस प्रकार से सैनिटाइज की जाएंगी, क्या प्रक्रिया होगी। अगर लंबी दूरी की बसें हैं तो उसमें भी सैनिटाइजेशन किस प्रकार से होगा। ड्राइवर और उनके स्टाफ को हम कैसे सेग्रीगेट करने की कोशिश करेंगे बस के अंदर, और फिर उन्हें किस स्थान पर लाया जाएगा, चाहे कुमाऊं हो या गढ़वाल हो, अलग अलग स्थानों पर, निर्धारित स्थानों पर इन बसों को लाया जाएगा। और इन आने के बाद इनकी चेकिंग होगी, आने से पहले भी चेकिंग होगी, और वो चेकिंग के बाद फिर उन्हें अपने गंतव्य स्थान को यहाँ से भेजा जाएगा। इसमें एक वेबसाइट डेवलप किया था राज्य सरकार ने, और उस वेबसाइट पे हम लोगों ने सभी से अनुरोध किया था कि जो इस प्रकार से फंसे हुए हैं, चाहे वो हमारे छात्र हों, चाहे वो कोई पर्यटक हों
या और कोई व्यक्ति हो जो कि विषम परिस्थिति में है या कैंप्स में हमारे जो श्रमिक लोग हैं, उन सभी से ये कहा गया था कि वो रजिस्टर करें। और इस समय तक जो हमें जानकारी है कि 1 लाख से अधिक 1,25,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है उत्तराखंड आने के लिए। इसमें प्रमुख रूप से जो स्थान हैं जहां से लोग आना चाहते हैं, उनमें दिल्ली से सर्वाधिक लोग हैं और उसी प्रकार से मुंबई से भी लोग आना चाहते हैं। महाराष्ट्र से 15,000 लोग हैं, उत्तर प्रदेश से लगभग 20,000 ने रजिस्ट्रेशन किया है, पंजाब से करीब 8,000 लोगों ने रजिस्टर किया है और चंडीगढ़ से भी 3,600 लोगों ने रजिस्टर किया है। तो ये संख्या निरंतर बढ़ रही है। जैसे हम बात कर रहे हैं, इसी बीच में संख्या में कुछ और वृद्धि भी हो सकती है। हमारे अधिकारी जब से भारत सरकार से आदेश आए हैं, उन्होंने ये SOP डेवलप किया है, क्योंकि भारत सरकार की अपेक्षा थी कि राज्य ये कार्य की विधि क्या होगी, किस प्रकार से ये कार्य किया जाएगा। वो बहुत बड़ा कार्य है। जैसे आपने देखा, हमारे यहाँ अभी तक 1.25 लाख लोगों ने रजिस्टर कर लिया है। कई बड़े प्रांत हैं जहाँ की 10 लाख लोग रजिस्टर हो रहे हैं। तो इस प्रकार की संख्या है। तो उन्होंने कहा था कि SOP डेवलप किया जाए और राज्य आपसी सहमति से लोगों को लाने ले जाने की व्यवस्था करेंगे। तो इसके तुरंत बाद ही हमारे अधिकारीगण उन राज्यों के जो नोडल अधिकारी हैं उनके संपर्क में आए हैं और उनके साथ अब अपना प्लान उन्होंने तैयार किया है और उस प्लान के तहत लोगों का लाना ले जाना ये कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। और जब गुजरेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि ये और तीव्र गति पकड़ रहा है और कई राज्यों में जैसे SOP अभी उनका फाइनल या कोई डिसीजन वहाँ पे लिया जाना है, तो वो जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होंगी हमारे लोग हम उनको लाएंगे और उनको कम से कम असुविधा हो, इसलिए जिन स्थानों पर उनको वो पहुँचेंगे उत्तराखंड प्रवेश करने के पश्चात, वो डेजिग्नेटेड स्थान होंगे, तो वहाँ पर व्यवस्थाएं प्रॉपर हों, सोशल डिस्टेंसिंग रहे, शौचालय आदि की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो, ये सारे व्यवस्थाएं करने के लिए कहा गया है। और सिमिलरली ये लोग जो बाहर से आ रहे हैं, इन्हें हम क्वारंटीन में, होम क्वारंटीन की व्यवस्था की गई है अनलेस और अनटिल कि इनमें कोई ऐसे लक्षण हैं जिसके आधार पे हमें उन्हें किसी सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रखना आवश्यक हो, उस केस में ही हम उन्हें सरकारी उसमें ले जाएंगे। अदरवाइज उन्हें हम होम क्वारंटीन के लिए परमिशन दे देंगे। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात होगी कि ये बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, सभी ज़िलों में लोग जा रहे हैं और ख़ास करके अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी इन ज़िलों में संख्या ज़्यादा है। तो इसमें ज़िलाधिकारियों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हम लोगों ने उनसे ये बताया है कि इनका क्वारंटीन में रहना और क्वारंटीन के नियमों का पालन करना, होम क्वारंटीन के नियमों का पालन करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसके लिए ज़िलाधिकारियों ने अपनी अपनी टीमें बनाई हैं। उन टीमों को अभी से वो अलर्ट कर लें। हमारे सेंट्रल लेवल से कौन लोग आ रहे हैं, किस ज़िले में, किस गांव में वो जा रहे हैं, इन सभी का डिटेल हम लोग ट्रांसमिट करेंगे और इनका फॉलोअप बहुत ही सख्ती के साथ होना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे ग्राम प्रधानगण बहुत ही सजग और बहुत ही सतर्क हैं और उन्होंने अपने अपने गांव में क्वारंटीन को इम्पोज करने के लिए, इसे इन्फोर्स करने के लिए उन्होंने काफ़ी तत्परता दिखाई है। आगे भी हम उन्हें कुछ और अधिकार देने की बात कर रहे हैं ताकि वो इसे बहुत ही अच्छे से करें, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि 1.25 लाख लोग आएंगे तो उनकी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी, उनकी क्वारंटीन और उसका मॉनिटरिंग हमें बहुत बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। तो ये पूरी चेन, जहाँ से व्यक्ति चल रहा है, कहाँ पे वो पहुँच रहा है, वहाँ से वो कहाँ जा रहा है, वहाँ से गांव पहुँच रहा है, गांव में उसकी क्वारंटीन, ये पूरा चेन के संबंध में जिलाधिकारियों के साथ वार्ता हुई है। और जो
हमने एक प्रोसीजर तय किया है, एक प्रक्रिया तय की है। उस प्रक्रिया के तहत इसका फॉलोअप होगा और ये इस स्तर से भी इसका फॉलोअप होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सभी बिंदुओं के ऊपर बहुत ही गंभीरता के साथ चर्चा की है और अधिकारियों के साथ, और उन्होंने व्यापक विचार विमर्श करने के बाद ये व्यवस्था अभी हमने इसके लिए तय किया है।